उसके पहले मैंने हम पांच की थी, फिर मेरी एक महलो सपनों का करके एक शो आया था, और उसके बाद ये खिचड़ी टोटली डिफरेंट व्हिच वाज वेरी पॉपुलर। मीम्स कितने बने, लोग मुझे कहते थे कि वो आप जयश्री थे ना उस तरह का करते हैं। आके वंदना हिंदी सीरियल करोगी क्या? एक्टर जितेंद्र, उनकी बेटी है एकता, और वहां पे ना 5 लड़कियों की कहानी है। जब हम 5 रिलीज हो गई तब पता चला कि अरे हम तो पॉपुलर हो गए। एक तो हम लोग सुभाष घई के फैन, नीरज परदेश की शूटिंग चल रही थी, कौन बोल रहे हैं आप? बोले मैं सुभाष घई बोल रहा हूँ। तो मेरे पापा ने बोला अच्छा, तो मैं दिलीप कुमार बोल रहा हूँ। तो सुभाष जी ने बोला कि मैंने तुम्हारे घर फोन किया था, लेकिन किसी ने फोन उठाया, उन्होंने बोला कि मैं दिलीप कुमार बोल रहा हूँ, लेकिन नीरज जो शर्ट पहन के गए थे तो दूसरा व्हाइट शर्ट पहन के आए। तो मैंने बोला ये किसका शर्ट है? तो बोले ये शाहरुख खान का शर्ट है। सनी जी सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन, पूरी फैमिली उनकी अपने नीरज ने लिखी। जब उन्होंने नरेट किया आई हैड गूज़बम्प्स। कोई भी क्राफ्ट या कोई भी काम जब तक आप उसे टाइम नहीं देते आप अच्छा काम कर ही नहीं सकते। लापता लेडीज देखिए, 12th फेल। मेरी एक सीरियल आ रही है जिसका मैं शूटिंग कर रही हूँ, तुम से तुम तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूत्रधार विद विनीत राय। आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि हमारे साथ हैं इंडियन टेलीविजन की एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने अपने एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग से हर दिल में अपनी जगह बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वंदना पाठक जी का। हम 5, खिचड़ी और साथ निभाना साथियां जैसे हिट शोज से हर दिल में अपनी जगह बनाने वाली वंदना पाठक जी का सफ़र कमाल का है। आज हम उनसे उनके पूरे सफ़र के बारे में और उनके अनजाने किस्सों के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं वन एंड ओनली वंदना पाठक जी का। वंदना जी नमस्कार। धन्यवाद आपका सूत्रधार में आने के लिए। हमारा प्रोग्राम थोड़ा इंस्पिरेशन के बारे में है, आपकी जर्नी के बारे में है, तो वहीं से शुरुआत करते हैं कि आपकी बचपन आपका कहाँ रहा, कहाँ बीता, उसके बारे में ज़रा हमें बताइए। सबको लगता है कि मैं अहमदाबाद से हूँ, वो सही बात है जी, पर मेरा जन्म मुंबई में हुआ था। अच्छा। बिकॉज माई मदर इज फ्रॉम मुंबई। वो होता है ना कि मैके आते हैं डिलीवरी के लिए जी, तो मेरी मम्मी मैके आई थी डिलीवरी के लिए, इसलिए मेरा बर्थ मुंबई में हुआ, लेकिन मेरी स्कूलिंग कॉलेज सब कुछ फ्रॉम अहमदाबाद। अच्छा। तो मेरा करियर की मेरी शुरुआत सब अहमदाबाद से हुई। अहमदाबाद में ही आपकी पढ़ाई शुरू हुई, फिर ड्रामेटिक्स कहाँ से शुरू हुआ आपकी लाइफ में? एक्चुअली वो तय नहीं था कि मैं ड्रामेटिक्स में या मैं इस फील्ड में आऊंगी, बिकॉज आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, तो पढ़ाई में वगैरह अच्छा था। एंड मेरे फादर हु इज एन एक्टर डायरेक्टर, एंड वहाँ पे अहमदाबाद में हमारी संस्था थी, नाट्य संपदा। सो वी यूज्ड टू डू प्लेस, थिएटर था, बहुत ही बड़ा नाम था। तो पापा को देखती थी, तो पापा उस वक्त थे इसरो में, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्शंस किए। तो इसरो उस वक्त पीज करके एक छोटा सा गांव है जी, गुजरात में जी। तो वहाँ पे ग्राम्य लक्ष्य सारे कार्यक्रम होते थे जी। लेकिन वहाँ स्टोरीज होती थी, कहानियां होती थी जी। उस वक्त मैं आई थिंक 5-6 इयर्स की थी, और पापा मुझे हमारी राजदूत स्कूल बाइक थी जी जी, उस पे लेके जा रहे थे, और उन्होंने बोला कि आज एक शो है और उसका नाम है नंदू इंदू। अच्छा। हाँ, वो एक सीरीज थी जिसमें जिन आता था और इस तरह का था पूरा। तो उसमें उन्होंने बोला कि ये बच्चों की सीरीज है, तो उसमें एक एपिसोड है जिसमें मैं, मतलब वो तो पूरे सीरीज में थे, मैं मास्टर जी हूँ
और वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, आज स्कूल का है, तो उसमें एक तुम रहना और मैं तुमको बोलूंगा वैसा तुम्हें बोलना है। तो बाइक चलाते चलाते वो मुझे बता रहे थे कि मैं तुमको पूछूंगा कि तुम नाम क्या है और तुम ये बोलना, तो 1-2 लाइंस ऐसे उन्होंने मुझे रिपीट करवाई, एंड दैट वाज माय फर्स्ट ऑन कैमरा इंट्रोडक्शन एज अ चाइल्ड एक्टर। तो ऐसे ही गई थी, एंड देन इट सो हैपेंड कि जैसे थोड़ी बड़ी होती गई तो वहाँ पे इसरो के बहुत सारे शोज होते थे, कार्यक्रम होते थे, सीरियल्स होती थी, तो उसमें मैं बहुत पॉपुलर हुई, मैंने बहुत किए, बट कभी सोचा नहीं था, वो ऐसे ही चली गई। पापा ने बोला कि ये है, ये सीरियल है तो उसमें आज जाना है और ये काम है, तो ओके चले जाओ, छुट्टी है ओके चले जाओ जी, तो शूट करके आओ। और आज मैं 3 कैमरा सेटअप देख रही हूँ तो वो याद आ गए दिन कि तब मैं 3 कैमरा 4 कैमरा सेटअप पे काम करती थी जी। तो वो सारी चीजें हुई, लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़ी हुई तो कोई ऐसा ये नहीं सोचा नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, बट बिकॉज फादर थिएटर से थे तो बहुत सारे प्लेज वगैरह देखने जाती थी उनके साथ। इन्फ्लुएंस वैसा था आपका? इन्फ्लुएंस था, लेकिन दिमाग में कभी नहीं था क्योंकि पढ़ाई करनी थी और ये सब था। बट 12th के बाद ऐसा कुछ हुआ कि भाई कि पापा ने मुझे बोला एक बार जाके यहाँ पे ड्रामा डिप्लोमा है, ड्रामेटिक्स का कोर्स है गुजरात यूनिवर्सिटी का, तो तुम एक बार जाके देख लेना, क्योंकि पापा थे, उनको लगा कि मेरी बेटी इतनी अच्छी मतलब कर रही है, अच्छा काम कर रही है और चल रहा है उसका, तो एक बार जाके देख ले तो अच्छा रहेगा, इफ शी लाइक्स तो देन शी कैन परस्यू। एंड हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको ये नहीं करना या वो नहीं करना। माय फादर वाज so much ahead of time जी कि हमेशा एक डिसिप्लिन तो था ही, बट एट द सेम टाइम हमें काफी छूट थी जी कि टू आपको खुद अपने डिसीजंस लेने हैं जी, तो इसमें आप गलत हो सही हो, वी आर देयर फॉर यू, राइट, बट यू हैव टू थिंक जी कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो ना। ऑफ कोर्स जिस माहौल में आप पले बड़े हुए हो तो आप हमेशा सोच समझ के ही डिसीजंस भी लेते हैं, कभी हो जाता है आपसे कुछ। सो ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी। एंड दूसरा ये था कि बहुत अहेड ऑफ टाइम थे, तो मेरी फ्रेंड्स थी, उनको रेस्ट्रिक्शन होता था कि 7 बजे के बाद नहीं जाना, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि नाटक वाले थे तो जाना ही, रात के ही शोज होते थे, बिल्कुल, तो जाना होता था, तो नेवर, इट वॉज नेवर लाइक कि भाई ये टाइम लिमिट था। बट हाँ, हमें पता था कि हमें कहाँ पे हमें अपनी बाउंड्री सेट करनी है जी। तो यही हुआ कि मैं ड्रामा देखने गई वहाँ पे, एंड मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ किताबें देख के, वहाँ स्टेज, वो जो मिनी थिएटर था और ये सब। एंड देन आई टोल्ड माय फादर दैट या आई वांट टू डू दिस एंड आई वांट टू लर्न थिएटर जी, क्योंकि किया तो है लेकिन मुझे लर्न करना है। And that's nuances how, learn करने so that's how I started. And there you met my husband. husband also, Neeraj, because वहाँ पे वो जर्नी तो साथ में वो तो शुरू होनी थी जी, ये जर्नी भी आपकी वहाँ पे शुरू हुई जी। बिल्कुल। अभी ऑफ द कैमरा आपने बताया कि then you travel together to repertory, अलग-अलग जगह में हम लोग हाँ वहाँ पे एक्चुअली ये था कि मैं फर्स्ट ईयर में थी, नीरज जॉइंड लेटर जी, काफी एक पूरा साल खत्म होने आया था, एंड जैसे जून से शुरू होता है साल, तो नीरज जॉइंड इन जनवरी नेक्स्ट ईयर। तो वो ऐसे हुआ कि मैं लाइब्रेरी में थी, और बिकॉज गुजरात है तो अब तो हिंदी बहुत अच्छी है, तो उस वक्त इतने हिंदी भाषी नहीं थे, सब जगह गुजरातीज थे, अब तो काफी आ गए हैं। सो वहां पे उन्होंने बोला कि मुझे एक आवाज ऐसी सुनाई दी कि जो एकदम शुद्ध हिंदी बोल रही थी, अच्छा, बाकी सारे गुजरातीज के बीच में। तो मैंने ऐसे ही देखा कि कौन है ये, तो एक रेड कलर का, जैसे मैंने अभी पहना है वैसा ही एक रेड कलर का मैंने टॉप पहना था, जीन्स थे, एंड ऐसे कोई लड़की थी लंबे बाल वाली जो हिंदी में बात कर रही थी और बहुत ही एनिमेटेड थी। सो आई वाज क्वाइट हैप्पी टू सी एक कोई अच्छा हिंदी बोलने वाला कोई है। एंड बोले, मैं पीछे आया, देखा तो अरे वो तो ड्रामा कॉलेज में, ही ऑल्सो वॉन्टेड टू, एक्चुअली उन्होंने एडमिशन भी लिया इस कॉलेज में क्योंकि उनको ड्रामा सीखना था। सो ही हैड ऑल्सो कम टू जॉइन ड्रामेटिक्स वेरी लेट इन द ईयर, बट उन्होंने आके देखा तो अरे ये लड़की भी ड्रामा के डिपार्टमेंट में जा रही है, तो ही वॉज क्वाइट हैप्पी कि चलो यहाँ पे देखने मिले, कोई साथ
कोई साथ में होगा इंटरेस्टिंग. And he joined dramatics, and then we were together since then. And you know, such a beautiful journey. You still going in. मैं तो नीरज जी के साथ बात हुई तो उनकी भी जो पकड़ है ड्रामा को लेकर और राइटिंग को लेकर, इट्स अमेजिंग. आई मीन ही इज सच अ वंडरफुल मैन. सो वहाँ पे ड्रामा करने, हालांकि जो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी आपको हम 5 से मिली, तो बॉम्बे आने का आगमन कैसे हुआ और बीच में उसके बाद आपका कुछ थिएटर चला या किस तरीके से रोल हुआ बम्बई आना आपका? मैं तो आना नहीं चाहती थी क्योंकि अहमदाबाद में मैं बहुत सीरियल्स शोज करती थी. इनफैक्ट नीरज भी थे, हम दोनों स्टार्स थे वहाँ पे, बहुत काम करते थे. हमारी बहुत सारी सीरियल्स सुपर हिट हुई थी, हमारी पैर बहुत सुपर हिट हुई थी. पर शादी से पहले नीरज मुंबई आए थे, थिएटर कर रहे थे एंड ऑल. सो उनका था कि वंदन हम जाएंगे, यू नो, मुंबई जाएंगे. और मैं बोल रही थी अरे अच्छा खासा चल रहा है, क्यों जाना, खुद का घर है, यू नो, ससुराल में भी खुद का घर है. एंड आई ऑलवेज वांटेड अ यू नो जॉइंट फैमिली अच्छे से, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली से आई थी. तो मुझे ऐसा था कि सास ससुर ननन, यू नो, देवर सब हो घर में, हम लोग साथ में रहते. तो आई सेड इट्स अ ब्यूटीफुल फैमिली, यहाँ पे अच्छा सब है, हमारा इतना अच्छा काम चल रहा है, क्यों जाना है. तो ही सेड कि एक छोटे से पॉन्ड में यू आर वेरी सक्सेसफुल. अब ओशन में जाके देखो वेयर यू स्टैंड. करेक्ट. ही वाज सो राइट. यस, आई सेड बात तो बिल्कुल सही है. आई सेड इट्स ट्रू. तो बोले वहां जाके देखो कैसे हम, एंड यू नो, वैसे स्ट्रगल की नहीं थी वहां पे, क्योंकि धीरे धीरे करके सब होने लगा था. मैं प्लेज करने लगी थी. आफ्टर माय 12th आई स्टार्टेड डूइंग प्लेज. तो वो धीरे धीरे करके वो ट्रांजिशन सीरियल का हो गया था वहां पे. तो उन्होंने बोला कि लेट्स गो देयर, तो हम देखेंगे. फिर भी मैं थोड़ा सा डिले कर रही थी. और शादी के बाद फिर नीरज ने बोला कि लेट्स शिफ्ट ना, लेट्स ट्राई, अगर नहीं हुआ तो वी कैन कम बैक एनी टाइम. यस, एनी टाइम. सो आई सेड कि ओके. पर मुझे ऐसा था कि यू नो कैसे करूंगी वहां पे, क्योंकि अहमदाबाद में ऐसे मतलब बहुत फैमिली रिलेशंस हो जाते हैं आपके नेबर्स के साथ. मुंबई में आप इतना मिलते नहीं हो. दूसरा डिस्टेंस बहुत होता है. बाय द टाइम यू रीच होम यू आर सो टायर्ड. आपको आपके नेबर्स कौन है वो पता नहीं, यू नो. सो सोशल लाइफ वहां पे बहुत अच्छी थी. मुंबई में आप किसी को जानते नहीं हो, आप कैसे रहोगे. तो मेरे लिए वो बहुत एक ये था. एंड आई एम यू नो, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ऐसे आता है कि मैं थोड़ी सी बात नहीं हूँ, रिजर्व हूँ. बट आई एम नॉट लाइक दैट, यू नो. मैं काफी, मतलब नीरज थोड़े रिजर्व है, मैं काफी मिलती हूँ लोगों से. एंड आई लाइक टू मीट पीपल, आई लाइक टू टॉक. ऐसा होना चाहिए कि एक बात करे एक सुने. आफ्टर दैट मैंने सोचा कि कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा मैं डिले कर रही थी. लेकिन हुआ ये कि यहाँ पे मुंबई में नाट्य संपदा, जैसे मेरा अहमदाबाद में था नाट्य संपदा ग्रुप, हमारा थिएटर ग्रुप, वैसे ही मुंबई में था. और उनके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, जो ओनर थे, तो वो हमेशा चाहते थे कि वंदना तुम मुंबई आ जाओ, तुम मुंबई आ जाओ. तो उन्होंने बाद में बोला कि अब तो शादी हो गई, नीरज तो यहीं पे है, तो तुम आ जाओ, हम लोग प्ले यहाँ करेंगे. सो आई सेड ओके अंकल, आई विल कम हियर. उससे पहले ये हुआ कि महावीर शाह करके एक बहुत अच्छे एक्टर थे, बहुत, ही इज नो मोर, काफी साल हो गए, बट या फिल्में बहुत की उन्होंने. तो महावीर शाह एक प्ले कर रहे थे और उनका ग्रैंड रिहर्सल शुरू होने वाला था. और उनकी जो एक एक्ट्रेस थी, तो वो उसने बैकआउट कर लिया कि मैं बाहर गांव के शोज वगैरह नहीं करूंगी. तो उनको पता चला कि मैं आ रही हूँ या शिफ्ट होने ही वाली हूँ. तो उन्होंने मुझे फोन किया कि वंदना, मैंने सुना है कि तुम शिफ्ट हो रही हो, तो क्या तुम कल ही आ जाओगी मुंबई? अच्छा. मैंने सोचा ये अच्छा है. मतलब मैं सोच रही थी कि मुंबई जाके स्ट्रगल करना पड़ेगा, काम कहाँ ढूंढूंगी, क्या किससे मिलूंगी, मैं किसी को नहीं जानती. तो ये इनका ही फोन आ गया. तो मैंने बोला कल अचानक आज ही आ सकती हो? मैंने कहा आज तो मैं कैसे आऊं, और उस वक्त तो फ्लाइट तो कभी ट्रैवल किया नहीं था, इतने पैसे थे नहीं. तो मैंने कहा ट्रेन बुक करूंगी टिकट और मैं आ जाऊंगी. तो नेक्स्ट डे मैंने ट्रेन की टिकट करवाई और मैं और मेरी मम्मी हम लोग निकले. एंड 15 अप्रैल 1993 को हम लैंड हुए. मतलब आए मुंबई में, बॉम्बे सेंट्रल उतरे और बॉम्बे सेंट्रल से सीधे मैं पहुंची हिंदुजा ऑडिटोरियम. सीधा.
और वहाँ ग्रैंड रिहर्सल मेरा शुरू हुआ। 8 दिन का मैंने ग्रैंड रिहर्सल किया और पहले 10 या 15 शोज अहमदाबाद में ही थे। तो आपको आइडिया था बेसिकली? तो मेरा काम से ही शुरू हुआ। मतलब मुंबई में आई, कदम रखा तो सीधा काम के साथ। तो ये I mean, how fortunate, very fortunate। एंड मेरा जो डर था वो मुझे लगता है कि मुंबई में मुंबा देवी माता ने वो बहुत ही ईज कर दिया कि तुम्हारे कदम यहाँ आते ही मैं तुमको जो डर था वो डर तुम्हारा मैं you know so it was like I was very skeptical, बट काफी स्मूथ कर दिया मेरा मुंबई आना। 90 के दशक में ना एक्चुअली दूरदर्शन से ट्रांजिट भी हो रहा था टेलीविजन, और वो टेलीविजन का मेरे ख्याल से सिटकॉम के इतिहास का सबसे बड़ा शो उस जमाने का रहा हम पांच जी, और जिसने पूरा रेवोल्यूशन। और वो शो किस तरीके से, बिकॉज उसके अंदर तो बहुत बड़े बड़े महारथी रहे जी, मतलब जो भी आज की डेट में तो सारे बहुत बड़े नाम है। तो वो किस तरीके से वो शो मिला और कॉमेडी कम सो नेचुरली टू यू, ऐसा लोगों को शायद लगा होगा खिचड़ी से पहले तक। खिचड़ी पे तो मैं आऊंगा, लेकिन वो शो आपको कैसे मिला और किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन रही और कितने दिन तक आपने उसमें काम किया? एक्चुअली मैं मुंबई आई फिर तो मैं थिएटर कर रही थी फुल फ्लेज, एंड टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक के बाद एक अच्छे प्लेज मिलते गए। और उस वक्त मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 450 शो, 250-300 शोज मतलब किए। तो इट वाज क्रेज लाइक बहुत अच्छे मेरे शोज एक के बाद एक हिट शोज दिए। एक मैं प्ले कर रही थी राजयोग, उसमें मेरा टॉमबॉय का कैरेक्टर था और उसके राइटर थे इम्तियाज पटेल। तो एक बार भाईदास में शो कंप्लीट करके हम लोग बाहर खड़े थे, तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि वंदना हिंदी सीरियल करोगी क्या? आई सेड हाँ क्यों नहीं। तो बोले मैं एक सीरियल लिख रहा हूँ जी, और वहां पे ना 5 लड़कियों की कहानी है। एक्टर जितेंद्र पता है आपको? मैंने कहा हाँ पता है, क्यों नहीं, कैसे नहीं पता होगा। बोले उनकी बेटी है एकता, वो एक शो करना चाहती है एंड वो मैं लिख रहा हूँ, तो उसमें यही सारे कैरेक्टर्स हैं, तो तुम करो ना। मैंने कहा नीकी और पूछ बिल्कुल नीकी और पूछ हाँ, तो बोले चलो अभी चले। और उस वक्त फोन वोन तो थे नहीं जी, तो उसने वहाँ पे वो पीसीओ से फोन किया एकता के यहाँ और पूछा कि है क्या, तो फिर मैं आता हूँ लेके हमारी एक्ट्रेस को। तो एकता ने बोला हाँ आ जाओ, और हम चले गए। और वहाँ जाके एकता छोटी सी 17 साल की तो उसे मिली, एंड वेरी एंथू एंड वेरी स्मार्ट गर्ल। तो वही ट्रैक टी शर्ट में बैठी थी एंड ऑल। सो शी सेड कि लाइक मैं ये कर, एंड मतलब वेरी वेलकमिंग कि मैं ये शो कर रही हूँ और इसमें ये है, इम्तियाज जी लिख रहे, उसमें शोमा आनंद है, अशोक सराफ है और प्रिया तेंदुलकर है मदर, और उसमें 5 सिस्टर्स, एंड शी स्टार्टेड नरेटिंग मी द स्टोरी। सो आई सेड वाओ वेरी नाइस। तो बोले लेकिन एक है कि मेरी जो ये इम्तियाज भाई ने बोला था टॉमबॉय का कैरेक्टर आपने प्ले किया है प्ले में। मैंने कहा हाँ जी। तो बोले वो जो हमारी जो लड़की है, बहन है, तो वो थोड़ी उम्र में छोटी है, तो उसके लिए आप थोड़े बड़े हैं। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मेरी बड़ी जो डॉटर है इस शो की, मीनाक्षी, जो फेमिनिस्ट है, बेलन वाली हम उसको बुलाने वाले, तो मैंने कहा अच्छा। तो बोले वो आप परफेक्ट सूट हो रहे हैं उसमें, तो अगर आप करना चाहो तो ये कैरेक्टर आप करें। आई सेड या आई विल डू इट, बिकॉज पहला मेरा हिंदी शो था, बिल्कुल इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग फाइन, और इम्तियाज भाई ने लिखा हुआ था, इट वाज वंडरफुल। तो मैंने कहा मैं करूंगी। तो बोले कि ठीक है। और उस वक्त कोई ऑडिशन नहीं, कुछ नहीं, हम ऐसे ही मिले और बस हो गई बात फाइनल। और आई थिंक 1-8 महीने में या ऐसे कुछ हमने शुरू कर दिया। आजकल जो लुक टेस्ट होता है ये सब कुछ नहीं था, सीधे ही पहुंच गए हम सेट पे जी, और बस अब तो शुरू हो गया। आप तो सीधा थिएटर में आते हो और सीधा टेलीविजन पे आते जी, सीधा टेलीविजन आ गई। So, वो आपको सीरियल ने बहुत पॉपुलैरिटी दी उस दौरान में, बिकॉज वी यूज्ड टू सी, मतलब मैं तो, वो भी एक किस्सा है पॉपुलैरिटी का। क्या है कि गुजराती नाटक करते हैं ना, तो रात को जब प्ले खत्म होता है
उस वक्त तो लोकल से जाते थे क्योंकि मैं कांदिवली रहती थी जी। तब जो नाटक जिन लोगों ने देखा है, तो जैसे तेजपाल में हुआ तो आप बॉम्बे सेंट्रल या ग्रैंड रोड से चढ़े और जो लोग हैं रात को 12:30 बजे के बाद बहुत कम भीड़ होती थी और वो लोग जो थिएटर देख के या शो देख के निकले हो वही लोग होते थे वहां पे। तो दे यूज्ड टू कम एंड मीट अस एंड कि भाई आपका प्ले देखा, बहुत अच्छा लगा, ये वो, तो वो प्ले की बातें होती रहती थी जी। तो जब तक हम लोग पहुंचते नहीं थे काफी लोग मिलते थे जी। एक दिन ऐसा हुआ कि आफ्टर हम पांच, जब हम पांच रिलीज हो गई, एक दिन ऐसा हुआ कि 2-4 लोग आए और बोले अरे आप तो वो सीरियल में है, मीनाक्षी है। मैंने कहा हाँ। बोले हमने देखा आपका, बहुत अच्छा है ये वो। तो उस दिन मेरे प्ले की बात थोड़ी हुई, मेरे सीरियल की बात बहुत हुई जी। तब पता चला कि अरे हम तो पॉपुलर हो गए जी जी, हम बहुत फेमस हो गए जी जी। और लोग आए, फिर वो ऑटोग्राफ वगैरह लिया, तो तब ऐसा लगा कि नहीं, हम सीरियल तो फेमस हुई है लेकिन हम भी फेमस हुए हैं। जी जी जी। और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। थोड़े दिनों पहले सीमा पावर जी केम फॉर आवर सूत्रधार में आई थी इंटरव्यू के लिए। अच्छा। तो जैसे आपका पाठक जी के साथ जो मिलना मिलाना हुआ और आप जैसे बम्बई आए, वैसे वो भी मनोज पावर जी की वजह से बम्बई आई। अच्छा। और वो आते ही थिएटर के साथ जुड़ी और जब उन्होंने हम लोग करके वो किसी दूसरे शहर में गई तो उनको भी जब रिकॉग्निशन मिला उनके थिएटर से नहीं, उनके तो उनके लिए भी बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी ये। तो कितनी सिमिलर चीजें हैं एक एक्ट्रेस में। आई वाज वंडरिंग कि सेम चीज जो आपसे अहमदाबाद से हुई है वो सेम चीज एक दिल्ली की एक्ट्रेस है, वो भी सेम तरीके से अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आई और सेम तरीके से थिएटर में आई। वो पहले फिर उन्होंने टीवी किया। यू नो, आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि क्योंकि मैं जब लेता हूँ तो मुझे वो एक्ट्रेस का जो माइंडसेट है ना, खास करके जब आप उस लेवल का काम करते हैं, जैसा आपने थोड़ी देर पहले ऑफ द कैमरा हमारी बात हो रही थी कि एक एक्टर के लिए वो चैलेंजिंग सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने जो एज एन एक्टर आप रोल कर रहे थे टॉम बॉय का, लेकिन आपने रोल किया मीनाक्षी का, बट स्टिल एज एन एक्टर यू स्टार्ट getting lot of popularity, recognition, and people accept you. Correct. People accept you. Correct. You know. Correct. So for an actor that is very challenging, and I feel, मुझे कई बार बोलते हैं कि you know क्या आपको क्या लगता है ये आप कैसा कैरेक्टर करो। मैंने कहा for an actor ऐसा कुछ नहीं होता। You know, जो भी आप दो अगर शिद्दत से and you know you give your 200%, तो then you can definitely, ऐसा मतलब बोलते हैं कि भाई कॉमेडी एक जॉनर में अगर आप कर रहे हैं तो देन शिफ्ट करना मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि आई मीन मेरी सिचुएशन में नहीं हुआ ऐसा। राइट। एक्सेप्टेंस काफी जल्दी हो गया था। और आपके थिएटर और टीवी की तो बात करने की फहरिस्त शुरू करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। सीधा मेरे फेवरेट शो पे आता हूँ जिसका नाम है खिचड़ी। The most iconic and the most unique show of the planet, I would say, because you know I'm such a great fan of their writing and किस तरीके से character building है and your character। तो वो किस तरीके से, हालांकि जर्नी तो फिर बहुत वो है बीच में, लेकिन किस तरीके से खिचड़ी हैपेंड और किस तरीके से वो खिचड़ी का कैरेक्टर आपने बहुत डिफरेंटली किया है। आप उन सब में भी सबसे इंटेलिजेंट वुमन है और वो भी सबसे स्टूपिड बात करती है। So that's the beauty। जी। खिचड़ी एक्चुअली ये हुआ कि जेडी और आतिश को मैं थिएटर से जानती हूँ, मतलब हम लोग प्लेज करते थे एंड उनका एक प्ले था आवजो वाला फरी मणिशु, तो वो मैंने किया एंड उस वक्त जेडी को था कि मैं यू नो सीरियल करनी है वंदना, हिंदी सीरियल करनी है, तो सब मिलके करते हैं। आई सेड या जेडी डेफिनेटली करेंगे एंड ऑल। तो ये सारी काफी बातें होती रहती थी उस वक्त। थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता था एंड बातें होती थी कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। फिर प्ले जैसे जैसे आगे बढ़ा उसमें मैं इन बिटवीन द शो मैं जर्नी में मैं प्रेग्नेंट हुई एंड आई हैड टू लीव। सो मैंने वो नाटक छोड़ दिया और वहाँ बात खत्म हो गई। ये लोग गए थे अफ्रीका टूर के लिए एंड ऑल, सब कुछ हुआ, जाके आए तो बाद में मेरी डिलीवरी थी तो जेडी मिलने आया मुझे घर पे
जी आई थिंक 11वां-12वां दिन था, मैं घर आई थी तब। जी मुझे बोले कि एक आतिश बार बार मुझे कुछ बोल रहा है, एंड आतिश का कुछ फोन आता था कि भाई तूने पूछा वंदना को, तूने पूछा, तो बहुत काफी सस्पेंस चला। तो मैंने बोला क्या बात हो रही है? तो बोले आतिश ऐसे ही। हाँ। मैंने कहा क्या हुआ क्या? हाँ। बोले अरे ऐसे ही बोल रहा है, अभी हमने वो डिसाइड किया था, याद है कि एक सीरियल करनी है। मैंने कहा हाँ। जी तो बोले हाँ वी आर डूइंग अ सीरियल। आई सेड वेरी गुड फॉर यू, आई एम सो हैप्पी। जी तो एंड आई वाज जेन्युइनली वेरी हैप्पी कि यू नो उसकी बहुत ही उसने बहुत उसके बारे में सोचा था, एंड काफी पीछे लगा हुआ था, सब जगह पे गया था अपनी स्क्रिप्ट लेके एंड ऑल। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। तो बोले हाँ लेकिन आतिश बार बार मुझे बोल रहा है कि वंदना को पूछ के करेगी क्या और सीरियल। हाँ करूंगी। बोले क्या बात करिए, बेबी 11 दिन की है। मैंने कहा करूंगी, उसमें क्या, फैमिली तो है हम लोग सब, तो डेफिनेटली करूंगी। तो ही वाज सो हैप्पी, ही कॉल्ड आतिश एंड सेड कि वंदना ने हाँ बोल दिया एंड ऑल। मैंने बोला हाँ लेकिन शुरू कब करना है? तो बोले कि बस नेक्स्ट वीक। अच्छा मैंने कहा अरे बाप रे। मैंने हाँ, बोले हाँ नेक्स्ट वीक करना है शुरू। ऐसे ओके जी चलो डन। जी तो मैं जैसे सेट पे जब पहुंची, तो सेट पे पूरा एक रूम मेरे बच्चे के लिए प्रॉपर्ली सैनिटाइज्ड, उसमें बेड, ये वो, मच्छरदानी एंड सब कुछ अच्छे से, जैसे एक मैटरनिटी वार्ड होता है ना, उस हिसाब से रूम किया हुआ था। वेरी ब्यूटीफुल। और हम लोग पायलट शूट कर रहे थे, तो 3 दिन का शूटिंग था जी। इतना अच्छे से सब उसने मेरे लिए बहुत इजी कर दिया था शूटिंग के लिए, कि मुझे कोई तकलीफ ना हो। मतलब आपको टेंशन ना हो कि बच्चा मेरा एग्जैक्टली कि बच्चा मेरा यू नो, तो मैं मेरी हेल्प को लेके गई थी एंड ऑल, तो वो तकलीफ ना हो और डिस्टर्ब ना हो, आप मेंटली एट पीस हो एंड यू आर एंजॉयिंग योर वर्क आल्सो। जी जी जी। सो ये सारी चीजें तो ये हुई। तो जब पहला शॉट देना हुआ, तो आतिश की क्या आदत है कि वो पहले ही नरेट कर देते हैं पूरा का पूरा एपिसोड। So we were all sitting and he narrated the whole episode. So इतना अच्छे से नरेट करते हैं ना, हाँ, कि हमें स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। एंड वो मुझे लगता है कि हिस्ट्री में पहली बार मैंने तो आई मीन मेरे साथ हुआ है कि हम लोगों ने खिचड़ी इतने साल से हम करते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी हाथ में स्क्रिप्ट ली ही नहीं जी। वो जब नरेट करता है हमें याद रह ही जाता है। तो आतिश ने जब ये नरेट किया फर्स्ट सीन मेरा, तो मैंने पहली बार आतिश को बोला आतिश मैं नहीं कर पाऊंगी। बोले नहीं नहीं कर पाओगी। मैंने कहा इट इज सो डिफिकल्ट, ये नॉर्मल कॉमेडी है ही नहीं, ऐसे स्ट्रेट फेस लेके इस तरह की लैंग्वेज और ये सब बोलना बाबूजी के साथ कि मैं पतीला लेके जा रही हूँ और बाबूजी को बोलती हूँ ये लीजिए चाय। आई मीन ये कैसे लोग भी कैसे एक्सेप्ट करेंगे, यू नो। सो ही सेड नहीं यू डू इट, आई नो आई हैव फेथ इन यू, यू विल डू इट। तो he said that कि I have faith in you and you will do it. जी। तो मैंने बोला कि आतिश तुम मुझे एक बार करके दिखाओ और वो मैं पहले फॉलो करूंगी, उसके बाद मैं थोड़ा। So I followed first, मेरा जो शॉट था ना, I followed आतिश absolutely, कैसे करना है क्या करना है, and then it you know all started. But it was very difficult. जी, मतलब आप तो मुझे बोल रहे हैं तो मैं आपकी बातें नहीं, मैं तो वो एपिसोड सोच रहा था जिसमें आप बोल रहे हैं वो पतीला बाबूजी। बिल्कुल, कभी क्या लेके जाती हूँ, पेंट का पानी लेके जाती हूँ, तो कभी एक रोटी लेके गई कि थेपले लेके आई हूँ बाबूजी के मरा है वो। हाँ बाबूजी अभी मैं एक थेपले लेके जाती हूँ, ये काला दाग क्यों है, अरे वो क्या है डामर के ऊपर गिर गई थी रोटी, मैं लेने ही वाली थी लेकिन रोड रोलर चल गया, अब कैसे वैसे करके लिया। अरे ये सारी चीजें कोई कैसे बोलता है। जी जी। और तो ये हम सोच के भी हमें लगता है कि क्या है, और कोई बाबूजी को, और उस वक्त है ना बहुत ही सारी ऐसे शोज आते थे जहाँ पे बहुएं यू नो घूंघट तो नहीं कहूंगी लेकिन साड़ी वाड़ी ऐसे करके, और बाबूजी पैरी पौना और ऐसा सब होता था, यानी संस्कारी बहू। और ये बहू देखो तो यू नो कंप्लीटली डिफरेंट है, ऑपोजिट है जी। बट वही मुझे अच्छा लगा आतिश का कि ये जो हमने शो किया खिचड़ी, उसमें कितना भी करो, लेकिन एक एपिसोड ऐसा था कि जिसमें शादी हो रही है मेरी ननद की, और उसमें ये मैं मेहंदी लगाने के लिए आती हूँ, और जो घर की बुआ है ओल्ड, वो बोलती है कि नहीं
विडो कैसे मेहंदी लगाएगी, विडो कभी हाथ में मेहंदी नहीं लगाती जी। तो बाबूजी बोलते कि जो हाथ इतना काम करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, सब कुछ जो पूरा घर संभालती है खुशी खुशी बिना किसी, मतलब सारे घर के लोग अतरंगी है, सब कुछ है, फिर भी हंसते हंसते इतना कुछ करती है, वो हाथ मेहंदी नहीं लगाएंगे। तो अंडर करंट इतना कुछ कह गए हम लोग वो सीरियल से। तो आई थिंक पीपल लव्ड दैट। एक कमराडरी जो एज एन बर्ड आई व्यू में, क्योंकि अनंत जी भी हमारे शो में आए एंड हमने उनसे भी बात की उनके कैरेक्टर के बारे में, बिकॉज अनबिलीवेबल, बिकॉज जो एक्टर जो नहीं लगते हैं कि ये कर पाएंगे, चाहे वो सुप्रिया जी का कैरेक्टर हो, चाहे वो प्रफुल्ल, मतलब कि स्टाइल, मतलब कि वो जो काम वाली आती है तो टाइल साफ करती है तो तुम बोलती हो ना इस टाइल, तो मतलब और कुछ काम नहीं करता और ऑफिस ना जाने का पगार मिलता है। सो वो जो कमराडरी होती है मतलब एक्टर्स के बीच में जी, क्या इट इज अ ग्रेट एग्जांपल इन दैट पर्टिकुलर सीरीज की सब लोग आज भी एक फैमिली की तरह ही लगते हैं जब भी उस सीरीज को देखते हैं। बिल्कुल। तो वो जो एक एक इंसान की जो ब्रदरहुड है या फिर फैमिली है, वो पूरा यूनिट किस तरीके से काम करता है, वो आपको आप उसको जरा एक्सप्लेन कीजिए, बिकॉज दर्शक रियली वांट टू नो कि वो खिचड़ी में पूरी फैमिली इतनी गट फैमिली लगती कैसे। से एक्चुअली हम लोग सारे थिएटर से थे जी, तो एक दूसरे को जानते तो थे जी, लेकिन कई कैरेक्टर्स ऐसे थे जो थिएटर नहीं किया था उन्होंने, और यंग लड़के लड़की थे जी। आपके सीनियर्स, मैं बहुत सोचती हूँ ऐसे कि जब आपके सीनियर्स आपको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं ना, तो इट बिकम्स वेरी इजी। मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि आज इतने साल हो गए मुझे यहाँ पे काम करते हुए, और जब भी मैं काम करने जाती हूँ, कोई नया शो करती हूँ या जो भी शो कर रही हूँ या सीरियल करती हूँ या फिल्म करती हूँ, तो उसमें जो भी यंगस्टर्स होते हैं मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा भी कभी पहला दिन था। जी, जी। बिकॉज वो लोग बहुत डरे हुए होते हैं, आपके औ में होते हैं, शायद डर भी लगता है कि आपके सामने कैसे। तो जब हम लोग ये खिचड़ी करने जब आए तब तो हम सब एक जैसे थे, लेकिन हम सब एक ही माइंडसेट के थे, कि वे ऑल वेयर फॉर द शो। सबको ऐसा था कि नहीं, कुछ अच्छा काम करना है। एंड आतिश ने, जब आपके कैप्टन ऑफ द शिप एकदम क्लियर और परफेक्ट होते हैं ना, तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा आपका घर भी संभल जाता है, अच्छे से रहता है। जी, जी। चाहे थोड़ा 19-20 भी हो, फिर भी आप माइंड नहीं करते हो इतना, क्योंकि आप फिर वो फैमिली लेके ही चलते हो, तो आपको कभी फिर उनकी बातों का बुरा नहीं लगता। राइट। जैसे आपकी फर्स्ट फैमिली हो जाती है वो, आप बहुत साथ में काम करते हैं तो फिर माइंड भी नहीं करते। तो आतिश ने जब ये खिचड़ी सीरियल पूरी बनाई तो सारे कैरेक्टर्स इतने इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे कि कभी किसी को नहीं लगा कि मेरा कम है, ज्यादा है, एंड एट द सेम टाइम बीट अनंग भाई, राजीव, सुप्रिया बेन, मी, जेडी, कभी हमने एक दूसरे को ऐसा ओवर पावर करने की भी कोशिश नहीं की। वो तो नहीं होता है। हाँ, करते हैं लोग, बहुत मतलब करते हैं। I mean, और दिखता भी है ऑडियंस को। जी, तो कभी ऐसा कुछ ओवर पावर करने की कोशिश नहीं की। उसकी वजह से हुआ ये कि सब लोग इतना अच्छे से जेल हो गए एंड काम करने में, बिकॉज सबको काम तो सबको करना था। वो नया नया फेज था, इतना अच्छा शो था, तो सबको ऐसा था कि कुछ अच्छा करना है। एंड कुछ अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो आप तो मतलब बहुत भूखे होते हैं कि आपको कुछ अच्छा करने को मिला है। तो जब ये ऐसी स्क्रिप्ट आई हमारे पास तो हम सब ने मिलके वी बिकेम अ फैमिली एंड दैट शोड ऑन स्क्रीन। और उस वक्त क्या था कि ऐसे अलग अलग वैनिटीज नहीं थी, उसकी वजह से बहुत डिफरेंस हुआ। पहले क्या था, एक ही रूम होता था, सारे लोग एक ही रूम में रहते थे, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं लगता था कि अरे ये बड़ा स्टार है, ये अपना वैनिटी लेके बैठा है, ये यहाँ नहीं, वो आए कि नहीं, उनको बुलाओ फिर मैं आऊंगा, ऐसा नहीं था। सब साथ में ही रहते थे, साथ में खाना खाते थे, एक ही रूम होता था, वहीं पे बैठते थे, एक बेड होता था, वहीं पे हम लोग सब लेट जाते थे। तो उसकी वजह से वो फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर ज्यादा हुआ।
और इनफैक्ट बहुत छोटी चीज है, लेकिन मैं क्योंकि थोड़ा सा क्रिएटिवली अगर सोचूं तो इवन जो नाम भी जो थे ना कैरेक्टर्स के, उसके अंदर भी इतना डीप थॉट था। जैसे आपका नाम जयश्री पारेख, अब वो घर की बहू है तो ये स्टैंड करता है एक बहू का नाम। आप देखिए हंसा, प्रफुल्ल, आप बाबूजी, बिल्कुल। सो वो घर घर में ना पॉपुलर होने का जो सबसे बड़ा जो रीजन भी खिचड़ी का रहा ना, जो मुझे लगता है वो क्योंकि एवरीवन बिकम यू। कि अगर घर में एक औरत है और वो चिड़ी हुई है और वो सबसे परेशान है, तो वो ना इसी तरीके से बिहेव करती है, लेकिन वो एक ह्यूमर बोले लेती है। बिल्कुल। सो इसी बेस पे मुझे आपके इतने फेम का खिचड़ी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, इतने फेम का, बिकॉज वो मेरे हिसाब से तो दैट इज अ माइलस्टोन थिंग। तो उसका एक सबसे आपके करियर में खिचड़ी का कंट्रीब्यूशन क्या है? बहुत बहुत खिचड़ी के आने से एक अलग ही प्लेटफॉर्म मिला मुझे, अलग रिकग्निशन मिली, लोगों में एक अलग तरह का परसेप्शन आया कि शी कैन डू ऑल काइंड ऑफ रोल्स, एक वर्सटाइलिटी का थोड़ा आया, क्योंकि उसके पहले मैंने हम पांच की थी, फिर मेरी एक महलो सपनों का करके एक शो आया था विच वॉज वेरी पॉपुलर, और गुजराती में भी बिकॉज बायलिंगुअल था, तो वो बहुत पॉपुलर हुआ, 6 साल चला, और वो सोशल था पूरा, फैमिली ड्रामा वगैरह, फैमिली शो था। और उसके बाद ये खिचड़ी टोटली डिफरेंट, तो एक अलग लेवल का लोगों में या मेकर्स में ऐसा एक हुआ कि ये वंदना पाठक हर तरह के किरदार कर सकती है, लाइक खिचड़ी बीइंग टोटली अ डिफरेंट बिजार कॉमेडी, तो शी कैन डू दैट आल्सो, शी कैन डू हम पांच आल्सो। खिचड़ी गेव मी अ स्टैंड, एक बहुत बड़ा कि मतलब लोगों को पता चला कि लोगों को लगा, हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत कुछ सीखना है, अभी भी सीखने का है, शुरुआत है, बिल्कुल अभी तो बहुत करना है, बट यस खिचड़ी गेव मी सो मच। रिकग्निशन तो मिली ही मिली, सब जगह पे चर्चाएं हुई, सब जगह सो मच पॉपुलैरिटी कि हर जगह पे आपके स्किट्स बन रहे हैं, कोई हमको भेज रहा है कि हमारी कॉलेज में या स्कूल में मीम्स कितने बने, वो तो मीम्स तो चलो अभी ये सब हुआ, बट तब स्किट्स वगैरह बनते थे, एंड कितने सारे हुआ ये कि बाद में लोग मुझे कितने सारे शोज में, आई मीन सीरियल्स में, लोग मुझे कहते थे कि वो आप जयश्री थे ना, उस तरह का करते हैं, तो काफी लोग वांटेड टू फॉलो दैट ट्रेंड कि इस तरह का गुजराती कॉमेडी करते हैं, इस तरह का आपका कैरेक्टर ये करते हैं। खिचड़ी की वजह से मेरा घर हुआ तो ये सारी चीजें बहुत कुछ हुआ। खिचड़ी के इतने पॉपुलर, उसके कई सीजन भी आए, मतलब फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन, मतलब मेरे ख्याल से उसके बाद जब वो फिल्म अडेप्ट हुई तो उस फिल्म में यू वर नॉट देयर, फर्स्ट, सो व्हाई यू वर नॉट देयर? बिकॉज मैं तो वो फिल्म देख के मैं निकल गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मतलब वो खिचड़ी वो नहीं है जो हम सीरीज में देखते हैं। इट इज माई ऑनेस्ट थिंग कि मैंने अनंत जी को भी बताया था, बट उस एडेप्टेशन में इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर व्हाई लेफ्ट आउट, या फिर किसी मजबूरी की वजह से आपने नहीं किया, वो क्या रीजन था? मैं प्ले कर रही थी और जेडी ने बात की थी कि हम खिचड़ी बनाने वाले हैं वगैरह, सो उस वक्त मेरा प्ले चल रहा था और खिचड़ी की डेट्स काफी आगे पीछे हो रही थी, एंड मैं प्ले छोड़ नहीं पाई। बहुत हमने कोशिश की, जेडी ने, आतिश ने, मैंने बहुत कोशिश की कि डेट्स एडजस्ट हो, बट बिकॉज आतिश का फर्स्ट डायरेक्टोरियल वेंचर था फिल्म में, पहली फिल्म थी आतिश की, तो आतिश वांटेड एवरीवन टू बी देयर ऑल द डेज। मेरे लिए मुश्किल था कि मैं प्ले कर रही थी, मेरा कमिटमेंट था, काफी डेज मैं फ्री कर सकी, लेकिन काफी डेज नहीं कर सकती, स्पेशली सैटरडे संडे के शोज होते हैं, वो पब्लिक शो होते हैं, उस वक्त बहुत पब्लिक शोज चलते थे मेरे, तो 2-2, 3-3 शोज करती थी एक दिन के, तो वो मेरा मुश्किल था छोड़ना। वो नहीं पाया, बहुत कोशिश की हमने,
जेडी आतिश ने भी बहुत कोशिश की, मैंने भी की, लेकिन वो होता है ना नसीब में, हाँ कभी कभार इट इज सो रिटन उसके आगे तो कि कुछ नहीं नहीं हुआ। मुझे भी बहुत अफसोस हुआ, उनको भी बहुत हुआ। जी और ये सेकंड में उन्होंने काफी मुझे बताया सारी बातें, मतलब हम लोग काफी बातें कर रहे थे कि हाउ वी मिस्ड यू एंड ऑल। जी एंड जिन्होंने वो प्ले किया, जी। शी इज माय फ्रेंड। एंड बट क्या होता है एक्चुअली, ऐसा नहीं है, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। होता क्या है कि हम किसी रोल में पर्टिकुलर इंसान को देख चुके हैं। लाइक जयश्री में मैंने शुरू से किया, इतने साल तक मैंने ही किया, लोग आदी हो गए थे मुझे देखने, यू नो दे हैड सीन आदि से ज्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर है। देखिए इट इज नॉट आदि होना ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से, जैसे डॉन अमिताभ बच्चन ने की तो डॉन डॉनी है, बाद में शाहरुख जी ने की, लेकिन आइकॉनिक कैरेक्टर तो डॉन का आइकॉनिक कैरेक्टर है। तो आप ये बोलें कि कोई और एक्टर उसको निभा पाएंगे, ऑब्वियसली निभा पाएंगे, एक्टर है, लेकिन जो ऑडियंस देखना चाहती है ऑडियंस ने नहीं एक्सेप्ट उसी के लिए किया। फिल्में बनाई जाती हैं। देखिए अब एज सिंपल एज दैट, मतलब आज की डेट में आप ऑडियंस को ध्यान में रख के ही फिल्म बनाते हैं, एंड दैट इज द होल पॉइंट। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री। yeah, people could not accept that जी because they had seen, मतलब एक मेरी फ्रेंड देखने गई थी तो उन्होंने बोला कि आगे एक कप पूरी फैमिली बैठी थी, 7-8 लोग थे जी। तो अचानक ये मेरी एंट्री हुई, मतलब जो कैरेक्टर की एंट्री हुई जयश्री की, तो उन्होंने बोला अरे डुप्लीकेट है ये, यू नो, तो ऐसा बट हो जाता है। आई मीन वो अब लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, बट मुझे ऐसा लगता है बिकॉज कि अब आप देखिए कि कोई एक पर्टिकुलर सीरियल जो आपके ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं वो कैरेक्टर्स, राइट, सीरियल से हम लोगों के घर में पहुंचे हैं, करेक्ट, तो वो हमको रोज देखते हैं जी, इसलिए इतनी आत्मीयता हो जाती है, इनको देखने की आदत, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, और सडनली कोई दूसरा आ जाए तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज सीरियल से हम लोग, फिल्मों में शायद इतना डिफिकल्ट नहीं होता होगा कि कोई और कैरेक्टर अगर करे एंड वो अच्छा करे और अच्छा, बट सीरियल, बिकॉज सीरियल में इतना एवरीडे देखने के आदी हो चुके हैं लोग हमें, कि कोई दूसरा आता है तो थोड़ी तकलीफ होती है। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सेप्ट करने में थोड़ी, नहीं कर पाती है जनता, एक्सेप्ट करने में तकलीफ होती है। मतलब अगर हम क्या है, ऑडियंस पर्सपेक्टिव से वो अडेप्टेशन करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उनको वो देखना है, क्योंकि ऑडियंस, हम एक सलीम साहब के साथ इंटरव्यू था तो उन्होंने बताया कि ऑडियंस को कभी भी बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो जब फिल्म देखने जाती है तो वो आपके सीन से पहले ये डिसाइड कर चुकी होती है कि अगला सीन क्या है, और आप हर बार उसको जब बीट करते हैं तब जाके वो स्क्रीन प्ले बनता है और वो हिट होता है। वेरी ट्रू। तो आप जब जिसको देखने गए हैं ना, पहला मौका कि आपने नहीं देखा, फिर वो कनेक्टिविटी सबकी खत्म हो जाती है। बिल्कुल, वो बाबूजी को चाय नहीं बोलेगी, वो नहीं होगा, अरे मजा नहीं आ रहा है, वो नहीं, तो उसकी फिर अच्छा किया हो तो भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब जैसे एक भाभी जी घर पे में सीरियल आता है, उसमें शिल्पा शिंदे was the main girl. Second girl is doing from 7 years, but today till date still people say कि उसकी नकल कर रही है। जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसमें स्मृति ने जब छोड़ा, उसके बाद दूसरा किसी ने आया, मतलब अच्छा कर रही थी सब कुछ, बट पीपल स्टिल कॉल स्मृति तुलसी। तो वो जो एक आइकॉनिक कैरेक्टर बन जाता है और लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। मिहिर इतने आए, लेकिन अभी भी So, बीच में मैं वापस आपको ले जाऊंगा पाठक जी के पास, बिकॉज उनके बारे में उनसे बहुत सारी बातें हमने नहीं पूछी हैं, लेकिन मैं आपसे जरूर पूछूंगा। सो व्हेन यू वर इन रिलेशनशिप, और जब पहली बार एज अ राइटर, बिकॉज ही वाज एन एक्टर, एंड एज अ राइटर जब उनको परदेस मिली, तो हाउ वाज दैट फीलिंग? Surreal. I mean, you can't believe that, you know. A division, सुभाष घई। और हुआ ये था कि जब हम लोग ड्रामा कॉलेज में थे, तब नीरज, एक तो हम लोग सुभाष घई के फैन, you know, हम दोनों बहुत अच्छी लगती थी उनकी फिल्में, और हमने बहुत देखी, सारी फिल्में 3-3, 4-4 बार देखी हुई है। तो जब भी हमारी बात होती थी तो यू नो नीरज बोलते थे कि यू नो सुभाष घई के साथ काम करना है। तो एक बार हुआ ये था कि वहाँ पे कुछ थे लड़के, तो वो उनको कुछ था नीरज और मेरे लिए अच्छा नहीं था कि भाई ये लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं और मतलब पढ़ाई में इतना स्कोर कर रहे हैं, बिकॉज वी वेर
आई वॉज टॉपर, नीरज वॉज टॉपर कॉलेज में। तो एक दिन ऐसे ही बोला कि भाई क्या तू अपने आप को सुभाष घई समझता है क्या? अच्छा। हाँ और सुभाष घई क्या इतना, मतलब बिकॉज दे न्यू कि वी आर क्रेजी मतलब बातें होती थी बहुत सारी, तो सुभाष जी की फिल्मों की बातें होती थी एंड ऑल। तो बोले अपने आप को सुभाष घई समझता है क्या? तो उस दिन नीरज ने ऐसे ही बोला था कि हाँ देखना मैं काम करूंगा उनके साथ मुंबई जाके। सरस्वती बैठ गई उनकी बिल्कुल जबान पे। बिल्कुल, वो बोलते हैं ना कि आप जब भी कुछ बोलते हो अच्छा बोलो, क्योंकि पता नहीं कब भगवान ऊपर से तथास्तु बोल दे। वो हमेशा ही बोलते हैं भगवान तथास्तु, तो अच्छा ही बोलो। तो नीरज ने ऐसे बोला था एंड जब ये मौका मिला तो हम बिलीव ही नहीं कर रहे थे। जब फोन आया तो हमें लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है जी। जो होता है सबके साथ होता है, हमारे साथ भी वही हुआ कि भाई नहीं ऐसा नहीं। फिर पता चला कि नहीं सचमुच ऐसा है कि सुभाष जी के यहाँ से नीरज के लिए आया है। एंड व्हेन नीरज केम एंड ही केम बैक एंड ही सेड कि मुझे मैं जब उनसे मिला तो मैं उस वक्त भी ऐसा नहीं सोच, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये मैं क्या सचमुच उनके सामने बैठा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ जी। और उसके दूसरे दिन ऐसा हुआ कि लैंडलाइन थी तो घर पे फोन आया जी। एंड दूसरे दिन मतलब थोड़े दिनों बाद घर पे फोन आया, नीरज वॉज नॉट एट होम। तो मेरे पापा ने फोन उठाया तो सामने से उन्होंने बोला कि हेलो नीरज है? तो मेरे पापा ने बोला नहीं नीरज तो नहीं है घर में जी। कौन बोल रहे हैं आप? बोले मैं सुभाष घई बोल रहा हूँ। तो मेरे पापा ने बोला अच्छा तो मैं दिलीप कुमार बोल रहा हूँ। अच्छा। और उन्होंने फोन रख दिया। बाद में नीरज घर आए तो पापा ने बोला कि अरे किसी का फोन था। बोले सुभाष घई बोल रहा हूँ। अच्छा, पापा को पता ही नहीं कि नीरज सुभाष घई की फिल्म लिख रहे हैं। तो बोले कि अंकल बुलाते थे तब, शादी हो गई थी फिर भी नीरज अंकल बुलाते थे पापा को। बोले अंकल सचमुच सुभाष जी के साथ मैं काम कर रहा हूँ और हो सकता है उनके यहाँ से किसी का फोन आया हो। बोले नहीं, उन्होंने बोला मैं सुभाष घई बोल रहा हूँ। तो नीरज ने सोचा कि हाँ सुभाष जी खुद तो फोन करेंगे नहीं कि ऐसे। फिर बाद में दूसरे दिन जो मिलना था तो राइटिंग के लिए वगैरह, तो सुभाष जी ने बोला कि मैंने तुम्हारे घर फोन किया था। बोले किसी ने फोन उठाया? उन्होंने बोला कि मैं दिलीप कुमार बोल रहा हूँ। तो बोले हाँ मेरे फादर इन लॉ थे। और फिर भी हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि हम सचमुच सुभाष जी के साथ काम कर रहे हैं। एंड देन इट हैपेंड कि परदेश का हुआ, नीरज लिखने के लिए उनके साथ गए एंड सारी। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग व्हिच वी चेरिश एंड वो जो मोमेंट्स आपके जो है होते हैं वो आप कभी नहीं भूल सकते। माइलस्टोन्स होते हैं। और सुभाष जी ने भी जिस तरह से नीरज को, मुझे जिस तरह से प्यार दिया एक फर्स्ट टाइमर को जी। पहली बार लिख रहा है लड़का, यंग 28-29 साल का लड़का पहली बार काम कर रहा है एंड फिर भी उसको, वो तो शोमैन है, तो फिर भी उन्होंने इस तरह से बिहेव ना करते हुए भी उसको, नीरज को मोल्ड किया, गाइड किया। तो दैट वाज समथिंग व्हिच आई फील कि यही तो सीखने का है, हमें सीखना है। और आइकॉनिक फिल्म भी रही। उन्होंने जिस तरीके से शाहरुख खान, जिस तरीके से उनको, वो बहुत ही मेलोड्रामेटिक एक्टर थे और उनको सटल करके कंट्रोल्ड बॉडी लैंग्वेज के साथ एंड सच अ ब्यूटीफुली रिटन एक फैमिली फिल्म लिखी। और उसके बाद एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि नीरज शूट कर रहे थे, ये मतलब परदेश की शूटिंग चल रही थी एंड नीरज जाते थे शूटिंग पे भी। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ, बारिश बहुत थी या क्या मुझे याद नहीं है, लेकिन नीरज जो शर्ट पहन के गए थे तो दूसरा वाइट शर्ट पहन के आए। तो मैंने बोला ये किसका शर्ट है? तो बोले ये शाहरुख खान का शर्ट है। अच्छा। शूटिंग में था तो वहाँ पे बहुत मैं गीला हो गया था, तो उन्होंने बोला कि आप ये पहन के जाइए, कोई बात नहीं। वो शर्ट भी हमने वैसे ही रखा था कितने साल के लिए कि अरे भाई ये शर्ट तो बाप रे, इट इज वेरी प्रेशियस, यू नो। तो काफी सारी चीजें इतनी छोटी-छोटी चीजें जुड़ी हुई है, इतनी सारी मेमोरीज है, इतने अच्छे इंसिडेंसेस है। और उनकी राइटिंग और डायरेक्शन के बारे में घर में डिस्कशन होता है? मतलब आप उनकी क्रिटिक हैं या फिर उनकी जब भी इस तरीके की राइटिंग होती है? बिकॉज शुरुआत तो उन्होंने एज अ राइटर की, फिर तो
आई मीन उनका और सनी जी का जो प्यार है और जिस तरीके का लगाव है, बिल्कुल, यू नो दैट इज द camaraderie you don't see much nowadays. एक रिस्पेक्ट है, बिकॉज मैं नीरज जी से जब बात कर रहा था तो आई वाज नॉट एबल टू आस्क हिम वन क्वेश्चन दैट यू नो व्हाई यू लव him so much because I love Sunny Deol so much. तो मेरे लिए वो बड़ा वो था कि इस तरीके की जो कम्युनिकेशन जब होती है, सो वो जो शेयरिंग होती है, एक आपके हस्बैंड अब एक नामी डायरेक्टर हैं, आपका एक अलग एक करियर है, तो ये सारी डिस्कशन जो क्रिएटिव डिस्कशन घर में होती हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली होती है जी. जब ये घर में माहौल ही ऐसा होता है, जब एक्टर डायरेक्टर एंड इसी फील्ड के होते हैं, इंडस्ट्री के होते हैं, तो स्क्रिप्ट्स की बातें होती है. कोई मैंने फिल्म देखी हो, कोई मैं प्ले, जैसे मैं प्ले करके आई या मैंने देखा प्ले, तो उसकी बातें होती है एंड काफी चर्चाएं यही बात होती रहती है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी भी मेरे घर की भी बातें काफी होती रहती है. एंड अगर मैं बात करूं तो सनी जी, ही इज सच अ हम्बल गाय, ही इज सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन. पूरी फैमिली उनकी, यू नो, इतने अच्छे हैं वो लोग जी. तो बहुत कि हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम सनी जी के साथ बैठे हैं. यू नो, कई बार हम लोग उनके साथ जैसे राइटिंग के लिए नीरज मनाली गए, सनी जी के साथ स्क्रिप्ट के लिए, नरेशन के लिए, वहाँ पे मिलके स्क्रिप्ट के ऊपर डिस्कशन चल रहा है सब कुछ. एंड नीरज यूज्ड टू कॉल मी कि भाई तुम आ जाओ बच्चों को लेके, लेट्स यू नो, बिकॉज मैं इतने टाइम से यहाँ हूँ तो मिल नहीं पाएंगे, तुम्हें भी अभी शूटिंग नहीं है या फ्री हो तो यू कम ओवर. So we used to go, we used to all be together. So we never thought, you know, कि Sunny ji, such a down to earth, humble, and he treats everybody क्या adjectives equal. do उनके लिए, तो it's he treats everybody equal. I still remember long time back, you know, I went to his office with somebody because I so wanted to see Sunny Paji, and I was outside his office. एंड वो अंदर गए और वो बाहर कुछ पानी वानी पीने आए, और उसके बाद जब मुझे क्रॉस किया तो मैं तो सहम सा गया. मैंने कहा इनको मैं हाई क्यों करूं और ये मुझे कौन बैठा है, क्या बैठा है जी. तो उन्होंने उठाया कि आप किसके साथ आए हो. मैंने कहा सर वो अंदर गए, उनके साथ आया हूँ. चलो चलो अंदर चलो, आप यहाँ क्यों बैठे हो, आप अंदर चलो अंदर चलो. He makes you so comfortable. मतलब आप इतने बड़े स्टार के साथ खड़े हो, वो आपको कभी ऐसे एहसास नहीं होने देते. बिल्कुल. तो मुझे यही लगा कि यू नो, नीरज को इतना प्यार, एक छोटे भाई की तरह प्यार कर रहे हैं. धर्म जी कितना प्यार करते थे, बहुत प्यार करते हैं. और वो दिखता भी है ना, जब उन्होंने अपने भी जिस तरीके से अपने लिखी तो उसमें ना वो प्यार झलकता भी है, क्योंकि राइटिंग में भी प्यार झलकना चाहिए. बिल्कुल. और वो ना दिखाई देता है कि यू नो, एक सनी देओल, बॉबी, उनके फादर, एंड जैसे कि सर ने बताया था कि उनके फादर के साथ भी ऐसा कुछ उनका रिलेशनशिप, बहुत दिनों तक बात नहीं की थी. तो वो चीजें ना थोड़ी नॉस्टैल्जिया होता है इंसान की, जो राइटिंग में दिखता है. वही मैंने जब अपने नीरज ने लिखी, और कई क्या होता है कि जब वो लिखते हैं ऐसे फिल्म्स की, तो सीन्स जो लिखा हुआ होता है तो घर में डिस्कस करते हैं कि मैंने आज ये सीन लिखा और ऐसे. तो उन्होंने जब वो एक सीन था जिसमें सनी जी धर्म जी के पाँव छूते हैं और वो चले जाते नहीं, चले नहीं जाते, धर्म जी के पाँव छूते और वो हाथ रखते हैं. तो किरण खेर उनका हाथ प्रेस करती है और सनी जी को लगता है कि उनके पापा ने उनको छुआ. वो सारी चीजें तो जब उन्होंने नरेट किया, आई हैड गूज़बम्प्स. मैंने कहा नीरज ये क्या लिखा आपने, अमेजिंग. यू नो, इतनी छोटी छोटी बातें वो सोचना, तो वो आप तभी लिख सकते हो जब आपके अंदर इस तरह का यू नो फीलिंग है. वो बिल्कुल सही बात है. नीरज इज वेरी प्योर एट हार्ट, वेरी क्लीन, देख के लगता भी है जिस तरीके से, मतलब उनका, इसीलिए इस तरह की फिल्में लिख सकता है. इमोशनल फिल्में लिख लेते हैं, और इसी तरीके से वो ह्यूमर भी है. ओ यस, मतलब ह्यूमर तो कमाल का है, वो लोगों को अभी पता नहीं है. हाँ, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है आपका ह्यूमर सामने दिखता है, उनका ह्यूमर पीछे वाला ह्यूमर है. सो इतना ब्यूटीफुल है. कमिंग बैक टू अगेन टेलीविजन, बिकॉज सिंस नीरज जी के बारे में इतना मैं उनसे नहीं पूछ सकता था, तो मैंने कहा उनकी बेटर हाफ से पूछ लूं, तेरा ऑडियंस को ज्यादा पता चले. बिल्कुल. सो उसके बाद एक सीरियल आया, मैं कब सास बनूंगी. हाँ. वो आया, फिर आपकी बड़ी दूर से आए हैं सीरीज आई. सो खिचड़ी के बाद वापस से, क्योंकि एक पैरामीटर सेट हो जाता है एक एक्टर का, और फिर वो ट्रांजिट करना
हालांकि आप बहुत आसानी से बोल देंगे कि हाँ विनीत मतलब तो एक्टर हैं तो ऐसा होता है, बट सेटअप में कितना डिफिकल्ट होता है एट टाइम्स एडजस्ट करना एज एन एक्टर कि दूसरा प्रोडक्शन सेटअप है, आपने जैसे बताया कि वहाँ सभी लोग साथ में हैं, अब दूसरे सेटअप में कोई वैनिटी में अलग अलग बैठे हैं, तो किस तरीके से आप कैसे एडजस्ट करते हैं जब इस तरीके का, बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल एक्टर बाय द एंड ऑफ इट। एक्चुअली क्या है, मैं बहुत ही स्मॉल फैमिली से आई हूँ, बहुत ही यू कैन से लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर आई हूँ। हम लोग घर में 1 रूम में रहते थे, लगभग 10-12 लोग रहते थे, सो वी आर यूज्ड टू बीइंग टुगेदर, राइट, यू नो, एक्सेप्टिंग ईच एंड एवरीबॉडी, एडजस्टिंग। तो ये एडजस्टमेंट मेरे अंदर पहले से ही है, मैं बहुत एडजस्ट कर लेती हूँ। सो जब आप किसी और दूसरा ये क्या है, मेरे फादर भी ऐसे हैं, यू नो, सो वो बहुत मुझे मिला है वहां से। तो व्हेन यू गो इन अ डिफरेंट सेट ऑफ पीपल या नए प्रोडक्शन में जाते हो, तो जरूरी नहीं है कि आप यू नो, मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे इंटेंशन से जाते हो तो आपको अच्छे लोग ही मिलते हैं। दूसरा ये है कि आज हम जैसे माइक दादा मुझे मिले मेरे शो, तो वो हम जितने शोज मैं कर चुकी थी उसमें कहीं ना कहीं ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है, आपका इक्वेशन बन जाता है, बिल्कुल, और आप अच्छे से सबके साथ जब बिहेव करते हो तो काफी आपको याद रखते हैं लोग। तो जब आप कहीं और नए जगह पे जाते हो तो कोई एक बंदा तो आपको मिलता ही है जो आपके पुराने होते हैं, जो काम कर चुके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको वो जब मिलते हैं तो आपको लगता है अरे मैं तो जानता हूँ, मतलब मैं सेट हूँ यहाँ पे, अब कंफर्टेबल है मुझे। राइट। चाहे वो स्पॉट दादा हो या कैमरामैन हो या लाइट दादा हो या माइक दादा हो, जो भी हो, आपको ऐसा लगता है, या डायरेक्टर हो आपके या आपके एक्टर्स में से हो, आपको कंफर्टेबल लग जाता है। और मेरा हमेशा का ये रहा है कि मैं जब भी नए शो में या नए इसमें जाती हूँ, कोई नए ग्रुप में या कहीं भी, तो आई एडजस्ट। सो मेरा कभी ऐसा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है कि कहीं मुझे एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम हुई है। आई एम वेरी मच नो नॉट एट ऑल, आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स एंड आई लाइक टू बी विथ पीपल। मैं कभी अपनी वैनिटी में या अपने रूम में बैठने वाली ऐसी नहीं हूँ। जब भी सीन या शॉट चल रहा होता है, आई बी देयर, आई लाइक टू गिव क्यूज माई सेल्फ। तो ये सब अच्छा लगता है। तो उसी वजह से क्या होता है कि यंगस्टर्स भी होते हैं, उनको भी पसंद आता है, अच्छा लगता है, कंफर्टेबल होते हैं वो लोग भी जी। और तो एक इंस्पिरेशन भी होती है ना, क्योंकि नए एक्टर या कोई भी सेटअप में ना, यू नो, आप यू कम अक्रॉस मे बी समबडी हु हैज डन आइकॉनिक रोल्स, तो वो भी एक एंड आई फील दैट टू ब्रेक दैट आइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग एक आपके बारे में एक नोशन लेके आते हैं जब आपको पहली बार मिलते हैं कि इतना सीनियर है, इतना काम कर चुके हैं, एंड हाउ शी विल बी, यू नो, मे बी उनका पास्ट ऐसा रहा होगा कि किसी ने उनको ठीक से बात नहीं की होगी या उनके साथ। सो जब वो हमें मिलते हैं या मुझे मिलते हैं तो माइंडसेट वही होता है, देन दे आर ऑल्सो लाइक, यू नो, कि थोड़े से मैं बात नहीं करूंगा या मैं बात नहीं करूंगी पहले। सो यू नीड टू ब्रेक दैट आइज, you need to break them, make them comfortable, क्योंकि किसी एक बंदे से कोई शो नहीं चलता, ना सीरियल होती है, इट्स अ टीम वर्क। एब्सोल्युटली। और अगर आप अकेले अकेले एक्टिंग कर रहे हो तो वो दिखता है ऑन स्क्रीन, यू नो, कि ये नहीं है बराबर, एंड पीपल डोंट एक्सेप्ट दैट। सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई 2 दिन का काम तो है नहीं, सीरियल लंबी चलने वाली है, एंड टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी सारी सीरियलें बहुत लंबी चली है। तो अगर लंबा ही काम करना है तो एक साथ ही रहना पड़ेगा, और वो दिल भी लगना चाहिए। एंड आप 12-12 घंटे काम करते हो, बिल्कुल, तो आपको तो एक दूसरे के साथ अकोमोडेट होना ही पड़ेगा। और आप अगर एक साथ अच्छे से, अगर आपकी इक्वेशन अच्छी होती है तो दैट रिफ्लेक्ट्स, जैसे मैंने पहले कहा कि उसमें फिर कोई माइंड नहीं करता अगर कुछ किसी से कुछ हो गया या कुछ, एंड आप बोल भी सकते हो उनको कि भाई मुझे ये आपकी बात पसंद नहीं है, आप ऐसा मत करो, यू नो। सो वो एक फैमिली जैसा माहौल, बिकॉज दैट बिकम्स योर फर्स्ट फैमिली। पूरा टाइम आप उनके साथ ज्यादा होते हो रादर देन योर फैमिली जी। और असली कलाकार बेसिकली इमोशनल होता भी है, बिल्कुल। एक बड़ी अच्छी बात, सुंदर बात थी, किसने कही थी मुझे पता नहीं, बट बड़ी अच्छी बात थी कि जो हाथ से काम करता है वो मजदूर होता है, और जो हाथ और दिमाग से काम करता है वो कारीगर होता है, और जो हाथ, दिमाग और दिल से काम करता है वो कलाकार होता है।
सो मतलब कितनी ब्यूटीफुल चीज है कि यू नो आपका अगर हार्ट प्योर है तो आप कलाकार है जी। मतलब बाकी चीजों तो दिमाग लगाने वाले लोग दिमाग लगा ही लेते हैं एंड कलाकार बहुत सेंसिटिव होते हैं। बट व्हाई that peak of Indian television has gone so down, Vandana ji, because why I'm asking, because you have seen the entire evolution of television. और आपका बनता भी है इस सवाल पूछना कि आपने जब दूरदर्शन से ट्रांजिशन हुआ टीवी का, आप जी में आपने शुरू किया, देन आपने जो ट्रांजिशन का सबसे बड़े शोज में से जो शो है वो खिचड़ी रहा, उसके बाद भी आपने शो लंबे चले करते रहे, बट व्हाई दिस क्राफ्ट इज गोइंग डाउन डे बाय डे टेलीविजन का, इसके बारे में आपको क्या लगता है? जब हमने हम पांच और खिचड़ी शुरू किया तो इट वाज अ वीकली शो, वीकली एपिसोड्स आते थे जी। तो एवरी वीक लोग इंतजार करते थे कि अब क्या आएगा जी, यू नो, और हमें एज एन एक्टर या फॉर डायरेक्टर और फॉर राइटर्स ऑल्सो वो एक टाइम मिलता था स्क्रिप्ट के ऊपर काम करने का, वर्क करने का जी। उसके बाद आया डेली सोप का जमाना। वो भी पहले 4 दिन होता था महीने के, आई मीन हफ्ते के 4 दिन जी। तो भी इट वाज ओके, यू नो, लाइक अच्छे से स्क्रिप्ट बनती थी, सीन्स अच्छे बनते थे, सीरियल के स्टोरी लाइन अच्छी होती थी। बाद में हुआ ये कि 7 days a week, आप उसमें क्या कितना आप उसमें वर्क करें, क्वालिटी कैसे आप मेंटेन करोगे। फिर होता ये गया कि जो भी चल रहा है ऑडियंस को क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस को आदत हो जाती है कि 8 बजे ये देखने की, आके सब कुछ खत्म करके ये, फिर अगर आपका ये एपिसोड ये सीरियल नहीं आती तो उसकी जगह दूसरा आ रहा है तो आप वो देख रहे हैं, यू नो, बिकॉज 8 बजे तो मैं फ्री हो गई काम करके, अब मुझे ये देखना है। 9 बजे हस्बैंड आएंगे, फिर बाद में खाना वाना खाएंगे, वो देखेंगे, लेकिन ये टाइम मेरा है, मैंने टीवी के लिए मैंने फिक्स किया हुआ है। तो क्या हो गया कि जो अच्छा काम करना, उसके ऊपर वर्क करना, उसके बारे में सोचना, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छे कैरेक्टर्स डेवलप करना, इसके लिए टाइम ही नहीं मिला। इवन चैनल ऑल्सो 2 दिन पहले 3 दिन पहले हम लोग बैक टू बैक शूट करते थे क्योंकि हमारे पास बैंक नहीं होती थी। बीटा उसी दिन ट्रांसफर हो रहा है जी। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो वो होता ये गया कि इवन राइटर्स को टाइम नहीं, चैनल को सुनने के लिए टाइम नहीं, क्योंकि इतने सारे शोज आने लगे बाद में। पहले तो 2-3 घंटे ही टेलीविजन था जी, बाद में राउंड द क्लॉक होने लगा। तो चैनल को भी इतने एपिसोड सुनने के, इतनी स्टोरीज सुनने की उनके पास वक्त नहीं। कल देखते हैं तो हो गया ये कि हमारे पास अभी एपिसोड्स नहीं है तो नाइट को भी शूट करो, एक्सटेंड करो, ये सब होने लगा। तो मुझे लगता है उसकी वजह से कोई भी क्राफ्ट या कोई भी काम, जब तक आप उसे टाइम नहीं देते और उसके ऊपर वर्क नहीं करते, आप अच्छा काम कर ही नहीं सकते। You're right. फिर देन इट बिकम्स मशीन, इट बिकम्स अ फैक्ट्री। तो ये होता गया बाद में। सो इट सो हैपेंड दैट एवरी डे यू आर शूटिंग, एवरी डे यू आर डूइंग द सेम थिंग, देन देयर इज नथिंग मच टू डू। लाइक हमने एक महलो सपनों किया, सपनों का ये शो था मेरा, उसमें कैरेक्टर मूव्ड आगे, राइट, यू नो, उसका ग्रोथ आगे दिखा। फिर ये होने लगा कि यही 80 साल की भी है तो भी यही दिखती है, 100 years की है तो भी यही दिखती है। तो there is nothing like, you know, you don't work on it. आपका उसके ऊपर काम करना ही बंद कर दिया आपने जी। तो जो लोगों को आदत है देखने की, और बिकॉज टेलीविजन को रेवेन्यू भी मिल रहा है जी, तो यू आर कंटिन्यूइंग विद दैट जी। और एक और मेरे को ऐसा रीजन लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो नई जो जनरेशन जो इस समय जो मास कम्युनिकेशन करके, क्योंकि चैनल इज अ कॉर्पोरेट नाउ, सो वो जो बच्चे कॉर्पोरेट में काम करने के लिए आते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके लिए वो एक जॉब होता है, एंड देन दे बिकम द क्रिएटिव एंड देन डिस्कस विद द राइटर, यू नो, उनकी थोड़ी समझ उस तरीके की नहीं होती है। यू नो, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आई वाज टेलिंग यू इनसाइड कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, और ये गुरु शिष्य जो प्रक्रिया या परंपरा जो है, ये हमेशा से चली आई है जी, बिल्कुल। और उसमें अगर चैनल में आप जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि ये प्रेम चोपड़ा जी हैं, तो सबसे पहले यंगस्टर पूछता है कौन प्रेम चोपड़ा,
फिर वो गूगल Google करते हैं. करते How unfortunate it is. Very unfortunate. So this is something that we don't celebrate our elders. I mean, It's this very is the unfortunate, yeah. that is the only reason जहाँ पे आप देखिए NSD, आप देखिए FTI, ये सब कहीं ना बंद होते चले जा रहे हैं. And that is also one reason I see. उससे एक और सवाल अराइज होता है. टीवी तो खैर मतलब आपने कितने शोज किए हैं, कितनी आपने वो किए हैं, मल्टीपल रोल, एक साथ आपने 2 शोज भी किए हैं. उसमें आपने कैसे ट्रांजिट किया है, जिसमें वो आर के लक्ष्मण जी का एक शो था, देन साथ में आप साथ निभाना साथिया भी कर रहे थे. तो वो कैसे स्विच ओवर, दोनों में स्विच ओवर, दैट्स अ टैलेंट. तो वो कैसे कर रहे थे वो तो मैं उसमें मैं क्या पूछूं, तो आपने कर ही लिया. गुजराती फिल्मों का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसके भी आप भागीदार रहे हैं जी. सो जरा उसके बारे में बताइए कि आजकल आप गुजराती फिल्में भी बहुत कर रहे हैं. सो हाउ दैट ट्रांजिशन हैपेंड इन पास्ट 4-5 years. इनफैक्ट गुजराती फिल्में पहले भी बहुत अच्छी बनती थी, बहुत. बीच में थोड़ा प्रोडक्शन वैल्यू अब थोड़ा हाई हो गया है शायद, बहुत हाई हो गया है अब. हुआ ये कि काफ़ी ऑफर्स तो पहले भी आती थी, लेकिन बिकॉज मैं टेलीविज़न के साथ इतनी काम बहुत करती थी, एवरीडे शूट करती थी, और मेरा कमिटमेंट इतना था कि मैं डेट्स नहीं दे पाती थी. और कई लोगों को लगता था बिना पूछे ही कि मैं बिजी हूँ. जो मेरे, अगर मैं उस वक्त काम भी नहीं कर रही होती हूँ और टेलीविज़न पे मेरे जो प्री शूट एपिसोड्स आ गए हो, तो भी पीपल यूज्ड टू थिंक दैट आई एम totally busy and you can't ask her because she's very busy, दिख रहे हैं everyday television पे. तो इस तरह का था. तो लोग आते नहीं थे पूछने के लिए फिल्म, और जो आते भी थे तो मुझे पसंद नहीं आती थी स्क्रिप्ट्स, क्योंकि क्या होता है कि मदर का रोल है, सपोज ऐसे लेके आते थे कि ये कैरेक्टर है, मदर का रोल है. आई सेड ओके, वेरी नाइस. सो क्या करती है माँ? नहीं, माँ है, आई मीन शी इज अ मदर. तो ऐसा नहीं है, मदर ऑल्सो हैज समथिंग, वो कुछ तो करेगी कुछ. तो इस तरह की फिल्में काफी आ रही थी. तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि मैं शूटिंग वैसे भी कर रही हूँ, सीरियल्स में बिजी हूँ, तो नहीं करना है. एक टाइम ऐसा आया जब मेरे फादर इन लॉ बहुत बीमार थे, और मैं एक शो कर रही थी, मनमोहिनी. बहुत अच्छा शो था, अच्छा चल रहा था सब कुछ, लेकिन बिकॉज मेरे डैडी बीमार थे तो मैंने सोचा कि ही नीड्स मी, आई नीड टू बी देयर फॉर हिम. तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहती हूँ, तो आप अगर प्रॉब्लम ना हो तो मुझे. तो ही सेड ओके, द प्रोड्यूसर्स वर वेरी स्वीट एंड दे सेड कि या ओके, वी विल कीप इट ओपन, जब भी आप आना चाहते हो हम आपको वापस ले लेंगे. मैंने कहा थैंक यू सो मच. तो ये हुआ, और मेरे फादर इन लॉ की 6 महीने मैंने काफ़ी ध्यान रखा, सेवा की, एंड अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे. सो आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू डू सीरियल्स, कुछ नहीं करना है, मुझे काम ही नहीं करना, बिकॉज आई वाज वेरी मच अटैच्ड टू हिम. और मैं बहुत अटैच्ड थी मेरे फादर इन लॉ से. आई मीन नीरज के लिए मेरे डैडी मुझे बोलते थे कि तू ही मेरा बेटा है, ये नहीं है. एंड सो ये सारी चीज़ें हुई तो आई वॉज वेरी डेवेस्टेटेड. मैंने कहा नहीं करना है. एंड हुआ ये कि उस वक्त मनमोहिनी भी खत्म ही हो रहा था, तो देन मैंने सोचा कि ठीक है, नहीं करना. और उस वक्त मुझे एक फिल्म की ऑफर है, गुजराती फिल्म की, गौड़केरी. मोरम्बो करके एक मराठी फिल्म थी, उसका रीमेक था. तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, 4 कैरेक्टर्स हैं, और सचिन खेड़ेकर, मैं, मानसी पारेख एंड मल्हार ठाकर, ऐसे 4 एक्टर्स की ये कहानी है. बहुत अच्छी स्वीट सी फैमिली फिल्म थी. तो मैंने कहा करते हैं. तो ये एक फिल्म ऐसे ही करने के लिए डैडी के बाद मैंने की. वो फिल्म ब्लॉकबस्टर, सुपर हिट हो गई, और उसके बाद लॉकडाउन लगा. तो मैंने कहा ये तो मतलब ये क्या हो गया. और हुआ ये कि वो फिल्म हिट हुई, और बैक टू बैक मुझे फिल्में मिलने लगी. बट बिकॉज लॉकडाउन था तो ऐसे ही ऑफर्स आई एंड साइन की मैंने फिल्में, पर शुरू नहीं हुई. तो मैंने कहा ठीक है, अब देखेंगे जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, अगर ये फिल्में हुई तो ठीक है, नहीं तो मैं आई कम बैक टू माई सीरियल्स, क्योंकि सीरियल की ऑफर तो थी ही. तो मैं वापस सीरियल करने लगूंगी. लेकिन हुआ ये कि ये जो सीरियल्स फिल्म्स ऑफर हुई थी वो एक के बाद एक आने लगी. प्रोड्यूसर्स स्टार्टेड कमिंग टू मी कि मेरी ये फिल्म हम करते हैं.
तो मैंने काफी फिल्में मैं करने लगी, तो इतनी उसमें व्यस्त हो गई कि सीरियल ने बैक सीट ले ली जी। एंड देन आई स्टार्टेड शूटिंग, आई स्टार्टेड डूइंग फिल्म्स, 5 to 6 फिल्म्स अ ईयर। हाँ और ये ट्रांजिशन इतना स्मूथ हो गया जी कि पता ही नहीं चला। जी। तो वो एक फिल्म करते 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 10-12 फिल्में कहाँ हो गई वो मुझे पता ही नहीं चला। जी। एंड हुआ ये कि जो ये गुजराती फिल्में हैं जी। वो इतनी अच्छी होने लगी। आई विल टेल यू कि आजकल जो पहले के थे वो एक बजट लेके चलते थे। आजकल गुजराती जो फिल्में बन रही है वो इतनी सुंदर बन रही है, और ऐसे यंग डायरेक्टर्स एंड राइटर्स एंड एक्टर्स जो गुजराती, बिकॉज मैं गुजराती फिल्में कर रही हूँ इसलिए मैं गुजराती फिल्मों के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन इतने यंग लड़के लड़कियां इस गुजराती इंडस्ट्री में आ रहे हैं कि जो एक वॉइड था वो सारा अभी भर रहा है जी। एंड देयर इज अ न्यू फेज, यू नो, आई फील कि एक गोल्डन पीरियड शुरू हुआ है जी बिल्कुल फिल्मों का। नई नई कहानियां आ रही हैं, बहुत ही सुंदर कहानियां जो अनटच स्टोरीज है कल्चर की, यू नो, वो सारी फिल्में बनने लगी हैं एंड बहुत ही बेहतरीन फिल्में आने लगी हैं। तो मेरे लिए वो एक बहुत ही अच्छा दौर चल रहा था कि यू नो डूइंग ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स। अनफॉर्चुनेटली ये सारे रीजनल लैंग्वेजेस में ये उत्थान हो रहा है। हमारी इंडस्ट्री हिंदी तो और डूबती जा रही है, नीचे जा रही है। आप देखिए रीजनल गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम कितनी बेहतरीन फिल्में, ब्यूटीफुल फिल्में। एंड नाउ आवर स्टैंडर्ड इज गोइंग डाउन अनफॉर्चुनेटली। वो रीजन आपको क्या लगता है ओटीटी की वजह से हुआ है, या फिर ये बीच में पहले होते थे ना, जैसे कुछ एक्टर आए उन्होंने बोला भाई A+ और B- एक्टर हो गए आजकल कॉर्पोरेट में, कि भाई ये A+ है, ये नेटफ्लिक्स का एक्टर है, ये B- है अगर ये इसका एक्टर है बालाजी का है तो। सो ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो जो चेंज हुआ है यहाँ पे कॉर्पोरेट का, उसकी वजह से ये जो अवनति जो हुई है ना, जो डिपिंग जो हुई है, एंड दैट इज अनफॉर्चुनेटली यू आर द ग्रेट एग्जाम्पल। जो भी आपने बताया कि गुजराती में नाउ द बॉयज एंड गर्ल्स इन नए बच्चे जो पौध है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट हमारे यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये जो ग्रुपिज्म जो हो जाता है, यू नो, कि यहाँ के, जैसे आपने बोला यहाँ का एक्टर वहाँ, वो जो डिवाइड है, एट द सेम टाइम OTT ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जो लॉकडाउन का हमारा टाइम था उसमें लोगों ने इतनी सारी फिल्में, इतना सारा देख लिया है, यू नो, दे हैड सो मच टू सी कि उनको अब कंटेंट अच्छा चाहिए। यू नो, यू वांट गुड एक्टर्स एट द सेम टाइम गुड कंटेंट। राइट। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी स्क्रिप्ट हमेशा वर्क करती है, चाहे आप बड़े एक्टर्स ना लो। आप अगर नए लोगों को लेके भी लापता लेडीज देखिए, यू नो, 12th फेल। तो आप अगर अपकमिंग एक्टर्स या एक बड़े स्टार अगर नहीं है तो भी अगर अच्छा कंटेंट है तो फिल्में चलती ही है। बट अनफॉर्चुनेटली एक को प्रोड्यूस किया विनोद चोपड़ा ने, दूसरे को आमिर खान ने। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग वेयर यू डोंट गेट द थिएटर्स एंड मोनोपोलीज। सो वो शायद एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है। एक और उसके लिए डिस्कशन हो सकता है। अगला फ्यूचर में और क्या क्या चीजें आ रही हैं वंदना जी? एंड आप नीरज जी ने बताया नहीं था, आप ही बता दीजिए वो अगला क्या आने वाला है उनका। विनीत, it's in the safe pipeline, I will let you know. Yeah. So first you want to know about Neeraj or first you want to know about me? लेकिन जाते जाते हमारे यंगस्टर्स के लिए who actually is the future of our industry, चाहे वो टीवी हो, OTT हो, कहीं भी हो, they are in very twilight zone right now. And your kids एक नेचुरल राइटर है जिसने नेचुरल राइटिंग बिना सीखे हुए अपने फादर को इम्प्रेस कर लिया है जी। और दूसरी वाली ट्रेंड डायरेक्शन में आई है। सो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। एक एडवाइस उन बच्चों के लिए जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, you know, they will really cherish your advice, genuine advice to them who are basically follow you as an actor. वो आप जरूर दीजिएगा आज। बहुत लोग आते हैं जो बच्चों को लेके आते हैं, जो बोलते हैं कि हमारे बच्चे, you know,
इनको इस इंडस्ट्री, बिकॉज ग्लैमर बहुत है यहाँ पे, तो इसलिए कहते हैं कि हमें एक्टर बनना है, इनको आना है इस फील्ड में। मैं हमेशा उनसे ये कहती हूँ कि पहले पढ़ाई करो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, राइट। और दूसरा कि ये इंडस्ट्री बुरी नहीं है, यू नो। और बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि लगती इतनी ग्लैमरस है लेकिन बहुत हार्ड वर्क है। राइट, बहुत हार्ड वर्क है। हमारे टाइमिंग्स बहुत अनइवन है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आज छुट्टी है। अगर मैं टेलीविजन की बात करती हूँ तो हम तो रोज काम करते हैं, बिल्कुल, वी वर्क एवरी डे। मुझे बोलते हैं कि संडे को तो आपको छुट्टी होती होगी, नहीं, हमारे लिए संडे सैटरडे कुछ नहीं, सब एक जैसा होता है। जी। तो बहुत हार्ड वर्क है यहाँ पे जी। आप जो लोग मुंबई आते हैं वो थोड़े इसमें, जब आपको सफलता नहीं मिलती आप थक जाते हो, हार जाते हो, तो हारना नहीं चाहिए जी। आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, आपको शिद्दत से काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा ही उसका फल। जी। और छोटा छोटा काम मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन वो छोटा छोटा काम करते करते ही आपको देख के ही आपको आगे बड़ा काम मिलेगा। सो आपको कहीं ना कहीं कोशिश आपकी जारी रखनी पड़ेगी। लेकिन जितना आपको बाहर से रोजी दिखता है, आपको बहुत लगता है कि यहाँ पे मुझे बहुत पैसे मिल जाएंगे, बहुत ही पैसा है कमाने के लिए, तो ये सारी चीजें गलत है। बहुत ही काम करना पड़ता है, और आज इतनी कंपटीशन है, उसमें आपको स्टैंड आउट होना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी छोटा काम मिले तो भी लेना चाहिए। हम लोग थिएटर से आए हैं, तो इसलिए हमें तो आदत है कि आज अगर कोई बोले मुझे कि यहाँ से आप प्लीज ये मैम उठेंगे, ये चेयर जरा हटानी, तो हम खुद ही हटा देते हैं, क्योंकि हमें शर्म नहीं है, हमने सीखा है ये सब। तो आई थिंक ये सब करना भी आपको जरूरत है, आपको ये सब करने की। एंड ये सारी चीजें करके ही आप ऊपर आएंगे। हर चीज को आपको यू हैव टू टेक एवरीथिंग, व्हाटएवर कम्स टू यू। सो बहुत हार्ड वर्क है, बहुत मेहनत है, लेकिन सफलता डेफिनेटली मिलेगी अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे तो। जी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी इंडस्ट्री में है, we say this is industry but there is no education requirement in our industry. Everybody, मतलब मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, but all the failed actors are running the successful acting schools and other than stuff, and people are paying money and learning those stuff. सबसे पहली चीज है कि आप अच्छा इंसान बनिए, आप वो कलाकार बनिए, और उसके बाद मेहनत कीजिए। This is what ये बात बहुत अच्छी मुझे जब मैं हम पाँच करती थी तो मुझे जीतू जी ने बोली थी। हम तो जीतू अंकल कहते थे, मैं तो बहुत छोटी उनसे हूँ, और उस वक्त तो बहुत ही छोटी थी। और तो वो सेट पे आते थे, क्योंकि हम लोग 7 दिन ही शूट करते थे, 7 से 10 दिन महीने के। तो वो आते थे सेट पे, तो उन्होंने कहा पता है मैं क्यों इतना चला, क्योंकि जबान अच्छी रखी। अगर आपकी जबान अच्छी है तो आपको लोग याद रखते हैं। फिर 19-20 एक्टर हो तो भी चलता है। तो वही है, मेरा भी मोटो हमेशा ये रहा है कि एक्टर 19-20 होगा तो चलेगा, इंसान अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि आप आके अगर आप हम्बल रहेंगे तो आपको बहुत आगे बढ़ेंगे, आप काम मिलेगा, सब कुछ है। एंड जितने आगे बढ़ोगे उतना भी प्लीज स्टे हम्बल, सो दैट विल टेक यू प्लेसेस, एंड आपके लोएस्ट ऑफ लोएस्ट फेज में भी आपको लोग याद करेंगे। एंड सो वंदना जी, एक और सवाल मेरा बनता है पूछना, क्योंकि वी आर इन द ट्रांजिट पीरियड, एक ट्वाइलाइट जोन में है जहाँ पे फिल्मों और टीवी के बीच में अब ओटीटी है। सो बहुत सारे ओटीटी के बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, लेकिन उसमें ना जो सीनियर बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। तो आपको क्या रीजन लगता है इसका, कि क्या होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग और आई मे बी राइट ऑल्सो, कि काफ़ी यंगस्टर्स जो आ गए हैं ओटीटी में, या जो लोग हैं, उन लोगों को ये पुराने जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं उनके बारे में पता भी नहीं है। उन्होंने जो अभी के यंग जो एक्टर्स हैं, जैसे टेलीविजन में भी एक ऐसा फेज आया कि जो यंगस्टर्स हैं वही बाल सफ़ेद करके परफॉर्म कर रहे हैं, एंड दे आर
playing the older characters. So older actually जो है उस एज ब्रैकेट में जो एक्टर्स हैं उनको लेने के बजाय आप वही एक्टर्स को आप बाल सफेद करके और इस तरह से कर रहे हो, इट लुक्स वेरी, इट डजंट लुक राइट आल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें थोड़ा सा अपना फोकस भी इन बातों पे करना चाहिए। और जो हमारे इतने अच्छे एक्टर्स हैं पुराने सारे, तो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, उनको अप्रोच करना चाहिए। कोई कैरेक्टर इस तरह का हो, कोई रोल ऐसा हो, तो उन्हें डेफिनेटली उन्हें यू नो टू फॉर दैट पर्टिकुलर रोल they should approach such actors rather than this young brigade playing the older ones. I mean, there's nothing wrong, I feel, but क्या है वो, I mean, अभी ट्रेंड ही सेट हो गया है, which I feel it's not right. कि भाई जो कैरेक्टर उसकी एज है, वो एक्टर्स हैं अपने पास उस एज ब्रैकेट के तो उन्हें लेके आप क्यों नहीं करते हो वो। जैसे नीना गुप्ता, उन्होंने कहा था कि भाई इस रोल के लिए ये एज ग्रुप में है एक्टर्स, मैं हूं, तो आप मुझे लीजिए ना जी। वो बोले तो उनको इतनी सारी फिल्में मिली, सब कुछ हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए ये अपने सारे सीनियर एक्टर्स हैं, इतने अच्छे एक्टर्स, कलाकार, तो ऑडियंस को भी लगेगा कि यू नो ये जेम जो हमारे छुपे हुए थे उन्हें देखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली 100% राइट। सो वंदना जी, अभी नेक्स्ट कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ज़रा उसके बारे में भी खुलासा करें और हमको ज़रा बताएं ताकि हम वेट करें उनको देखने के लिए। मेरी एक सीरियल आ रही है जिसका मैं शूटिंग कर रही हूँ, तुम से तुम तक। अच्छा। ZTV पे। अच्छा। वो शुरू हो रही है मई में। तो मैं 5 साल बाद टेलीविजन में वापस आ रही हूँ। वाह। और सेम प्रोडक्शन हाउस के साथ। अच्छा। तो आई डोंट नो ये एकदम कोइंसिडेंस है या ईश्वरीय संकेत है कि यही अभी आप कैरेक्टर के बारे में तो बताएंगे नहीं बिल्कुल भी। नहीं, लेकिन we are looking forward, and I have done 2 films, so again a regional Gujarati film which is releasing in probably June, which is a beautiful film about क्या है अभी मेनोपॉज और ये सारे बहुत टैबू अभी भी है। तो गुजराती फिल्में इतनी अच्छी हो रही है, जैसे मैं सब्जेक्ट्स की बात कर रही थी, तो दिस इज अबाउट दिस वुमन इन हर 50s की जो यू नो कि बच्चे भी बड़े हो गए हैं, सब अपने अपने इसमें बिजी है, हस्बैंड बिजनेसमैन है, वो भी बिजी है अपनी लाइफ में, एंड दिस वुमन हिट्स विथ मेनोपॉज एंड हाउ हर लाइफ चेंजिंग एंड देन हर जर्नी टू फाइंड हरसेल्फ। तो उस तरह की वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, ब्यूटीफुली रिटन, तो वो मैं कर रही हूँ। तो वो एक अगला मेरी अगली फिल्म है। So thank you वंदना जी for coming in सूत्रधार। बहुत मजा आया आपसे इतनी सारी बातें करके। मुझे भी कुछ बातें हमने निकलवाई नीरज जी के बारे में, जो कि कुछ और बातें पूछनी है मैं ऑफ द कैमरा पूछूंगा आपसे। दूसरी, जिस तरीके के आपने रोल किए हैं, द काइंड ऑफ बॉडी ऑफ वर्क यू हैव, आई रियली थॉरली एंजॉय दिस conversation and wish you all the very best कि और inspire आप करें एक्टर्स को और अच्छा काम करें। Thank you. And as fans, you know, I would like to see more and more from you. Thank you, मुझे भी बहुत मजा आया। Thank you so much. Thank you very much. धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था हमारा एपिसोड वंदना पाठक जी के साथ। हमने उनसे उनकी जर्नी और उनके करियर की कई दिलचस्प बातें की। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और मेहमान के साथ, सिर्फ सूत्रधार विद विनीत राय पर। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।